माहनामा अल्फाज हिंद और मासिक पत्रिका मध्य भारत टाइम्स के तमाम देखने और सुनने वालों को रेहान कौसर का आदाब। आज बातें किताबों की इस तीसरी किस्त में वस्त हिंद के शहर ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर शहर नागपुर से बुलंद और बावकार आवाज रियाजुद्दीन कामिल साहब आज हमारे साथ अपनी ताज़ा तसनीफ के साथ मौजूद है। तो आइए सबसे पहले हम रियाजुद्दीन कामिल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात निकाला है और हमारे बीच वो मौजूद है। तो मैं सबसे पहले रियाजुद्दीन कामिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बातें, कुछ यादें। मैंने लिखा है कि अल्लाह ताला ने कायनात को बेशुमार रंगों से सजाया है। अपनी तमाम तख्लीकात में कुर्रे अर्द पर कायनात के तमाम रंग यकजा करके एक निहायत खूबसूरत शक्ल दी है। अपने जलवों से इस फर्शे ज़मीं पर मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा करके इसे कायनात में अफजलियत से नवाजा है। अपनी इस खूबसूरत ज़मीं पर उसने तरह तरह के जानदार जिन्नो मलक और इंसानों को आबाद करके अपनी पहचान को नुमाया किया। अपनी तमाम मखलूक़ात में इब्ने आदम को कायनात के हसीन रंगों की तरह बेशुमार नेमतें फराहम की। अक्ल और कुव्वते गोयाई अता करके अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा नसीब फरमाया और बेशुमार खुशियों से नवाज कर बाहुनर और बाकमाल बना दिया। हजरत इंसान को हासिल करदा तमाम रब्बानी नेमतों में ज़बान व बयान, इल्म व हुनर, तहजीब व अदब उसकी जिंदगी को जेवर हुस्न से आरास्ता वो पैरास्ता करते हैं। इन खूबियों से इंसान ने फायदा हासिल करके इन नेमतों के नूर से खुद को रोशन कर लिया। अदब इन्हीं उजालों में से एक है जिसके जरिए हम खूबसूरत अंदाज और बामानी असलूब में एक दूसरे से राब्ता करते हैं। अपनी बात उम्दा तरीके से कहकर लोगों के दिलों को मुनव्वर करते हैं। अदब नसरी हो या शेरी, इसमें कही हुई बात में अल्लाह ने इतनी खूबी रखी है कि सुनने वाले के दिल की गहराई तक उतर जाती है और इसे गौर व फिक्र के समुंदर में गोता लगाने पर मजबूर कर देती है। ये बात भी चमकते सूरज की मानिंद आया है कि अल्लाह ताला अदबी सलाहियत का बेशबहा जौहर हर किसी को नहीं देता। इस फन के लिए वो जिसका तयन करता है उसी को अता करता है, यानी ये खुदादाद फन है। मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी ये सलाहियत अता की जिससे मैं अपने दिली जज्बात का इजहार अशआर की शक्ल में करके माशरे से जुड़ा रहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि इस सलाहियत के जरिए उसने मुझे इज्जत से नवाजा है। शहर नागपुर में तकियादारी हुआ करती थी। उसी जमाने से यहाँ शुमाली हिंद के बेशुमार खानदान होकर रहे हैं। मेरे वालिद का आबादी वतन उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की तहसील कराकत में वाक़ गांव गंगापुर होती है, लेकिन मेरे जद्दे मोहतरम रंगून में मुलाजिम थे और वही की खाक के सुपुर्द हुए। उन्होंने मिल्कियत और 3 बेटों की निगरानी की जिम्मेदारी अपनी बहनों को दे रखी थी। उनके इंतकाल के कुछ अरसे बाद 1950 ईस्वी में मेरे वालिद मोहतरम तईनुद्दीन अपने बड़े भाई मोइनुद्दीन के हमरा हिजरत करके नागपुर के मोहल्ला टेका में आबाद हुए। उस वक्त उनकी उम्र 15 बरस थी। टेका उस वक्त शहर नागपुर का नव आबाद मोहल्ला था। उनके एक भाई जैनुल आबिदीन, जिन्हें लोग जान मोहम्मद के नाम से जानते थे, जो उन दिनों से इन दोनों से बड़े थे, हिजरत करके पहले ही बंबई में सुकूनत पजीर थे। वो भी बंबई तक करके नागपुर में इनके साथ खोल दिए और तीनों भाइयों ने यहाँ पार्चा बापी को अपना जरिया माश बनाया और शतरंजी के कारीगर बन गए। अल्लाह ने तरक्की अता की और चंद बरस में ये लोग मजदूर से सौदागर हो गए। मेरे वालिद का अब्दे सईद 1949 ईस्वी में इसी शहर नागपुर में हुआ। मेरे नाना मौलवी
अब्दुल सुबहान साहब के घराने वाले भी उत्तर प्रदेश को खैरबाद कहकर घोंसला दौरे हुकूमत से मोमिनपुरा में आबाद थे। मेरी वालिदा मोहतरमा जहीरुन्निसा की जाए पैदाइश नागपुर है। तीनों भाइयों ने अपना अपना कारोबार करने का फैसला किया और तरक्की की मंजिलें तय करते हुए अपने खानदान की जिम्मेदारी बखूबी अदा करते रहे। इसी खानदान में 1966 ईस्वी में मेरी पैदाइश हुई। नाचीज का अपने वालिदैन के वारिसैन में चौथा नंबर शुमार होता है। हम कुल 9 भाई बहन थे, 2 भाई और 7 बहनें। 3 बहनें अल्लाह को प्यारी हो गई, जिनमें हमारी सबसे बड़ी बहन सिर्फ 14 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। बाकी 2 बहनें अपनी उम्र के 5 साल भी नहीं देख पाई। वालिद का इंतकाल 10 जनवरी 2003 बरोज जुमा को हुआ और वालिदा मोहतरमा 5 अक्टूबर 2017 को बरोज बुध इस दारिफानी से दागे मुफारिकत दे गई। हम में सब अब सबसे बड़े एक भाई और मुझसे बड़ी एक बहन और छोटी 3 बहनें अपने अपने अहले खाना की जिम्मेदारियां अदा करने में कोशा हैं। याद आते हैं बाहर के वो दिन जब स्कूल और मदरसे का दौर था। हम तालिबे इल्म थे, न दुनिया की फिक्र थी, न जमाने का गम। आजाद परिंदे की तरह सुबह से शाम तक चहचहाना रोज का मामूल था। खानदान के बुजुर्गों और बड़ों का प्यार किसी चश्मे से उबलते हुए आग की तरह बिन मांगे मिलता था। सिर्फ पढ़ना लिखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। निसाब की किताबों की बरगरानी जिंदगी का मकसद बन गई थी। अदब अतफाल, अखबारात और रसाइल का मुताला मेरे लिए रोजाना का फरीदा बना हुआ था। स्कूल की सकाफती व तहजीबी सरगर्मियों में दिलचस्पी का भी असर था कि दौरान वफा स्कूल में निसाब की किताब का हिस्सा नज्म हम जमात अहबाब को सुनाता। ये सिलसिला दौर दर दौर जारी रहा। शहर में होने वाले मुशायरे और अदबी इजलास में भी सामईन के हुजूम में शामिल होने लगा, जिससे जबान बयान के वाकफियत के मौके फराहम हुए। नाचिज 1984 ईस्वी में 9वीं जमात का तालिब इल्म था। यही वो जमाना था जब अदबी शौक ने जज्बे की शक्ल इख्तियार कर ली। दिल में शेर कहने की ख्वाहिश पैदा हुई और वहीं से शेर गोई की इब्तिदा हो गई। पहला कलाम गजल कहने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर सताइश का हकदार हो गया हूँ। दिल में ख्याल आया अदबी ज़ौक़ रखने वाले किसी शख्स को सुनाकर चंद तारीखी कलमात अपने नाम दर्ज करा लें। हमारे गरीब खानी के चंद मकान के फासले पर मोहतरम खलील सादिक साहब रहते हैं। राह में उनसे मुलाकात हो गई। मैंने उन्हें अपना पहला से कागज दिया और उन्हें सुनाना ही चाहा था कि उन्होंने कागज ले लिया। एक सरसरी नजर दौड़ाई और अपनी जेब में कागज रखे हुए शाम को अपनी दौलत से लेकर हाजिर होने का हुक्म देकर रुखसत हो गई। शाम होते ही मैंने उनके यहाँ दस्तक दी। मुझे उन्होंने दिखाया और मेरा कागज मेरे सुपुर्द कर दिया। जब मैंने कागज पर नजर की तो मालूम हुआ कि उसे उन्होंने कुछ जगह अपने कलम की रवानी से संवार कर कलाम की हुस्न में इजाफा कर दिया है। पढ़ने के बाद ये उहदा भी खुला कि जिसे मैं कारनामा समझ रहा था उसमें कुछ कमी थी जो दूर हो चुकी थी। उस वक्त तक मुझे पता न था कि इस मैदान में ही उस्ताद होते हैं और मुफ्तदी को उनके तलामिज़ा में शामिल होना होता है। बहरहाल इसके बाद मैं जो भी कहता उन्हें दिखा देता और वो भी निहायत खलूस के साथ मेरे कलाम पर इतला करते। इस तरह मैं उनका शागिर्द हो गया और उन्होंने भी बखूबी मेरी रहनुमाई की। मुताले का शौक पहले ही से था जो अक्सीर साबित हुआ। मैदान शायरी में आने के बाद दीगर असातिज़ा और शोरा हज़रात से ताल्लुकात का शरफ हासिल हुआ। उनके तजुर्बों और मुशाहिदों से भी अदबी मदद हासिल हुई। मशक जारी रही और 3 बरस बाद 1987 ईस्वी को एक मुशायरे में पहली बार बहैसियत शायर शिरकत हुई। रफ्ता रफ्ता शहर के अदबी हल्के में शायराना शनाख्त होने लगी। बाज़ौक़ सामईन को ना मश्क शोरा और असातिज़ा की हिम्मत अफजाई में हौसले बुलंद रखे। अदबी महफिलों में सरगर्मी ने सोने पर सुहागा किया तो सोना पे सुहागा के महावरे को हकीकी जामा पहनाने में कोई कमी न रखी। हर किसी की जिंदगी में नशेबो फराज
قسمت کے پیراگراف کا کام کرتے ہیں۔ میری بھی زندگی میں کئی نصیبوں پر آزائے تعلیم حاصل کرنا زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا، لیکن اچانک حالات میں کروٹ لی اور والد صاحب کا کاروبار خستحال ہو گیا۔ مالی حالت غیر ہو چکی تھی، مجبوراً کالج چھوڑ کر گھریلو ذمہ داریوں میں والد صاحب کے شانہ بشانہ شامل ہونا لازمی ہو گیا۔ ابتدا میں معاشی اعتبار سے جو مشقت کرنی پڑی، معلوم ہوتا تھا گویا دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت تیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی اثنا میں کئی کاروبار میں قسمت آزمائی، حالات نے مختلف تجربات سے روشناس کی کرایا، فکر معاش نے رہا تھا۔ آخرکار اللہ نے گردش جام کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور زندگی کے راستے ہموار ہوتے چلے گئے۔ 1996 میں والدین نے ازدواجی زندگی کا چہرہ بھی سر پہ باندھ دیا اور زینب خاتون زندگی میں شامل ہو گئی۔ ذمہ داری میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے ساری اولاد بھی کیا اور دو بیٹیوں نفیس فرحت، ترقی نفت اور ایک بیٹا سعود اجمل کا والد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ معاشی مصروفیات اس درجہ بڑھی کہ انگلیوں کی گرفت سے قلم آزاد ہو گیا، لگتا تھا شاعری خفا ہو گئی ہے۔ حالات سازگار ہوئے، اسی عرصے ہوا تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر کی مکمل طور پر ذمہ داری میرے کمزور کاندھوں پر آ گئی تھی۔ ایک بار پھر زندگی گردش کا شکار ہوئی، لیکن چند برس کی پریشانی میں ہی اللہ کی مدد حاصل ہوئی اور مشکلات نے ہمارے گھر سے رائے فرار اختیار کر لی۔ آسانیاں پیدا ہوتے ہوتے چند نتیجے میں تقریباً 9 برس کے وقفے کے بعد شاعری نے پھر گریبان پکڑ لی۔ مشق و مطالعے سے پختگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ استاد محترم نے مشق سفر سے مطمئن ہو کر 2006 میں فارغ الاصلاح قرار دیا۔ وقت فرصت اپنی پرانی تخلیقات پر نظر ڈالی تو کئی جگہ تبدیلی کا احساس ہوا۔ حزب ضرورت بذات خود نظر ثانی کی اور اس کلام کے چند اشعار میں رد و بدل کر کے اس نے سخن کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ناچیز کی تخلیق کی شکل میں شعری مجموعہ گوشہ بگوشہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جسے مطلع کے پہلے حرف کو مد نظر رکھتے ہوئے حروف تہجی کے مطابق ترتیب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر خواجہ غلام سید ربانی، سابق ڈائریکٹر آثار قدیمہ حکومت ہند، ڈاکٹر مدحت الاختر، سابق صدر شعبہ اردو مارس کالج ناگپور، اور انصاری اصغر جمیل صاحب، مدیر ماہنامہ اردو میلہ کا مشکور و ممنون ہوں، جن لوگوں کی تحریر سے مجموعے کی توقیر میں اضافہ ہوا۔ شکر گزار ہوں ڈاکٹر شفیع الدین ساحل کا، جن کی تحقیق کی بنا پر مجھے اپنے ادبی سلسلے کی تفصیل کا علم ہوا۔ نااہلی ہوگی اگر شیخ عبدالوحید صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے ISBN کی حصولیابی کو بخوبی انجام دیا۔ ان تمام رفتہ کی ہمت افزائی کی بنا پر ہی گوشہ بگوشہ آپ کے دست مبارک تک پہنچا۔ امید ہے مجموعہ قابل قبول ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتیں کتابوں کی، اس میں پہلا سوال جی آپ سے ہے کہ آپ کی کتاب کا جو جی عنوان ہے اور اس کا موضوع اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کی جانکاری جو ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو جی دیجیے۔ جی میری یہ پہلی کتاب ہے، پہلا مجموعہ ہے۔ اس کا عنوان گوشہ بگوشہ ہے، اور اس کا پس منظر اور مرکزی خیال ایسا ہے کہ اس میں ہر زاویے سے کہیں بھی اشعار ہے، اور تمام زاویے سے روایتی اشعار بھی ہے، جدیدیت کا لہجہ بھی ہے، ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر اشعار ہے اس میں۔ لہذا اس کا پس منظر لوگوں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح ہے، جہاں اگر روایتی پہلوؤں پر لوگوں کو غور و خوض اور غوث گزار کرنے کا مقصد ہے، وہی معاشرے کی اصلاح اور اس کے حالات پر تبصرہ اور غور و فکر کرنا بھی اس کا مرکزی خیال ہے۔ میرا اہم مقصد اس مجموعے کو نکالنے کا لوگوں کی اصلاح اور معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، معاشرے کی اصلاح اپنے اشعار کے ذریعے کرنا، اس کا پس منظر، اس کا مرکزی خیال ہے۔ آپ کو اس کتاب کی تحریک کس سے اور کس طرح ملی؟ کیونکہ ہم جو تخلیق کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے،
कोई तहरीक होती है, तो जो तहरीक आपको किससे और किस तरह मिली, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। मुझे इसकी तहरीक यूं तो इब्तिदा जो होगी मेरे तालिबे इल्मी के ज़माने से, जो दरसी और निसाबी किताबों का मैं मुताला करता था, जो असातिज़ा पढ़ाते थे, उसके अलावा मैं घर में निसाबी किताबों का बगौर मुताला करता था। वहीं से मुझे इसके लिखने की तहरीक मिली। उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया, तो नागपुर शहर की अदबी महफ़िलों में शामिल बहैसियत सामईन शामिल हुआ, कई मुशायरों में और कई अदबी महफ़िलों में। तो मैंने अपने पुराने बुज़ुर्ग शोरा को और यहाँ के नागपुर के असातिज़ा को जब सुना, तो उनके अशआर, उनके शेरी सलाहियत और उनके फ़न को सुनकर मुझे और वहाँ से जज़्बा पैदा हुआ और मुझे अस्ल तहरीक नागपुर शहर के असातिज़ा को सुनकर और उनकी सोहबत से मुझे हासिल हुई। और मैंने फिर अपना तख्लीकी अमल वहाँ से ज़ोर-शोर से शुरू रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। आपकी तहरीक में नागपुर के असातिज़ा, नागपुर की ज़मीन और नागपुर का जी, माहौल जो है, वो कारगर साबित हुआ। बिल्कुल। बेशक। आपने इस किताब आपकी जो किताब है, जब ये शाये तो जी, हो जाती है, किताबें शाये होना जी। ये एक बहुत हाँ, बड़ी बात होती है, लेकिन आप जानते जी। हैं कि कई ऐसे शायर और ऐसे अदीब गुजरे हैं जिनकी हुँ, उम्रें गुजर गई, लेकिन वो साहबे किताब नहीं हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जी। किताब गोशा बा हुँ, गोशा शाये हो। हाँ, आपने इस किताब पर कितना हुँ। वक्त काम किया है, इसका क्या दौरानिया है, क्या कितने अरसे तक ये जो है इस पर आपने काम किया, उस ताल्लुक से बताएं। ये मैं तो वैसे तकरीबन 40 साल से ज़ायद हो गए लिख रहा हूँ। और रही बात किताब शाये करने की, जो मुझे दिल में जो बात पैदा हुई, वो दिगर शोरा के मजमूए, जो 19वीं सदी के शोरा हुए हैं, उनके मजमूए कलाम पढ़कर मुझे भी दिल में ख़्याल आया कि मुझे भी अपना मजमूआ शाये करना चाहिए। असल में मजमूआ शाये करने का मकसद ये है कि एक शायर, जैसा आपने कहा, कि मेहनत तो करता है ज़िंदगी भर, लिखता है, जमा करता है, लेकिन वो किताबी शक्ल नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसकी मौत के बाद उसका तमाम असातिज़ा भी ज़ाय हो जाता है और उसके बाद उसका नाम भी ख़त्म हो जाता है। उसका असासा अगर बाकी रहा, तो शायर का, उस मुसन्निफ़ का नाम भी आगे तक बाकी रहता है। हमने ये पिछले शोरा के लिए और पिछले मुसन्निफ़ीन के लिए भी देखा है, जिनके मजमूए आज मौजूद हैं, उनका नाम भी लोग जानते हैं और उन्हें भी जानते हैं, उनके कलाम भी लोग जानते हैं। जिनका नहीं है मजमूआ, जिनका कोई तसनीफ़ नहीं है, जिनकी कोई तसनीफ़ नहीं, उन्हें लोग भूल चुके हैं। लिहाज़ा एक मुसन्निफ़ और एक शायर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बाद भी अपना नाम कायम रखे और उसका सबसे अच्छा ज़रिया उसका मजमूआ, उसकी किताबें होती है। इसलिए मेरे दिल में ख़्याल आया कि मुझे भी आगे भी बाकी रहना है, तो लोगों में अपना नाम कायम रखना है। सबसे पहली बात, अपने नाम के साथ उर्दू ज़बान को कायम रखना है, उर्दू अदब को कायम रखना है, तो हमें मजमूए और किताबें शाये करनी होगी। हम रहें ना रहें, लेकिन उर्दू कायम रहना चाहिए और उर्दू ज़बान और बयान अपने पूरे आबोताब के साथ कायम रहना चाहिए। इसके लिए मजमूए और किताबें शाये होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी मेरे दिल में ख़्याल आया कि मजमूआ शाये किया जाए और इंशाअल्लाह आगे भी अगर मेरे पास असासा रहेगा, तो मजमूए शाये करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात कही जी, रियाज भाई आपने। जी, हमारे एक जी, उस्ताद थे, उन्होंने कहा था कि तख्लीकियत जो होती है, वो जी, तख्लीकियत हमारे अंदर ज़हन में जो होती है, तो वो असल जी, में हमारे जो कारी होते हैं, ये उनकी जी। अमानत हमारे पास होती है और हमारा फ़र्ज़ है बेशक, कि बेशक, हम हाँ, बेशक, वो अमानत जो है, वो कारी तक पहुँचाएँ। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेशक। अमानत कारी तक पहुँची है और आप इंशाअल्लाह। बतौर माशाअल्लाह। पब्लिशर भी जो है, आप अल्हम्दुलिल्लाह जी, उर्दू की बेलौस खिदमत हुँ, अंजाम दे रहे हैं और आप जानते हैं कि किताबें माशाअल्लाह। जब शाये होती है, तो उसके पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात, बहुत सारे असबाब और बहुत बेशक। सारी शख्सियात जो है वो काम करती हैं। तो आपकी किताब हाँ, से वाबस्ता जितनी शख्सियात हैं और जो हुँ, उसके ताल्लुक से जिन्होंने उस पर लिखा है या कुछ मशवरे वगैरह दिए हैं, तो बहरहाल इस किताब जी, का जो पस मंज़र है, वो पस मंज़र से जी, थोड़ा-सा पर्दा उठाइए। जी। असल में इस किताब का पस मंज़र अहम ये है कि जैसे दुनिया का कई गोशा होता है, जी हाँ?
जिस तरह दुनिया के कई गोशे होते हैं, उसी तरह एक इंसान की जिंदगी के भी कई गोशे होते हैं, कई हिस्से होते हैं। तो इस किताब में इंसानी जिंदगी और दुनिया के हर गोशे पर, हर गोशे को के मफहूम को, हर गोशे को नजर में रखकर अशार कहे गए हैं। इसमें मैंने जैसा पहले कहा, रिवायती अशार भी है, इस्लामी अशार भी है, दरसी अशार भी है, और ऐसे अशार भी है जो लोगों को, जिससे लोगों को कुछ हासिल हो सकता है, ये कुछ जिंदगी का मकसद। ऐसे अशार हैं जो जिंदगी के मकसद का हुसूल भी बन सकते हैं और इंसान की खामियां और खूबियों को भी जाहिर करते हैं। ऐसे ऐसे अशार इसमें हैं। आपने इसका मुताला किया है, और जो कारी इसका मुताला करेंगे, जो क़ारीन मुताला करेंगे, वो भी देखेंगे कि हर गोशे से इसमें अशार कहे गए हैं और हर जाविये से अशार कहे हैं। इसका पस मंज़र माशरे की इस्लाह और इंसानी जज्बात की जो है वो मुज़ाहिरा, ये दोनों ही बातें हैं इसमें। आप किस किस्म के क़ारीन को जो है, हर असल में हर तख्लीक का, हर किताब का एक मखसूस कारी होता है, और हमारे जो सुनने वाले हैं, जो सामईन जी। हैं, है ना, वो भी मखसूस जो है जी। नौयत के अपने जी। जहन को रखते हैं। तो जी। आप किस किस्म के क़ारीन को जो है अपना सामईन समझते हैं? ये क़ारीन जो बग़ौर मुताला करे, सरसरी मुताला आए, सिर्फ ऊपरी तौर से मफ़हूम को देखे और सरसरी तौर पर रख दे, ऐसे क़ारीन किताब को या माशरे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। वो क़ारीन जो एक-एक शेर और एक-एक बात को बग़ौर मुताला करे, उसकी गहराई और गिराई को समझे, और जब क़ारी किताब लेता है, इसका मतलब उसे ज़ौक़ होता है तो ही किताब हाथ में लेता है। तो क़ारी के ज़ौक़ पर तो शक नहीं किया जा सकता, ठीक है? और उसकी शेर फ़हमी और सलाहियत पर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन चंद अशा क़ारीन ऐसे भी होते हैं कि सरसरी मुताला करते हैं और किताबें रख देते हैं। तो गहराई और गिराई से मुताला करने वाले क़ारीन चाहिए, जो वो एक अच्छे सामाईन भी साबित हो सकते हैं। तो किताब को भी फ़ायदा होगा, और उनकी जो फ़िक्र वो किताब से लेंगे, उससे को भी फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे ही क़ारीन किताब के लिए चाहिए। मेरी ही किताब नहीं, मैं तो समझता हूँ जितनी किताबें हैं आलम अदब में, तमाम किताबों के लिए ऐसे ही क़ारीन की ज़रूरत है। सही बात है। जी। अदब को जिस तरह तख्लीक होती है, तख्लीकात होती हैं, जी। तख्लीकात और कारी एक दूसरे के दरअसल आईने होते हैं, और बेशक। दोनों दोनों तरफ से जो है उसी तरीके की जो है हमें मियार चाहिए होता है। और अब बेशक। इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसमें हम असल में हमारे जी। मेहमान के ताल्लुक से जानने की कोशिश करते हैं। तो जी। इसमें हम आपके ताल्लुक से कुछ सवालात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप जो है वो कब से लिख रहे हैं? मैं तो जानता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब हाई स्कूल में थे तब से लिख रहे हैं, लेकिन उस ताल्लुक से थोड़ा-सा जो है हमारे देखने और सुनने वालों को बताएँ। जी। मैं 8वीं जमात का तालिब-ए-इल्म था, सन 1983 में। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं अपनी निसाबी और दरसी किताबों का मुताला पहले ही, जब स्कूल शुरू होने से पहले हम जो किताबें खरीद के लाते थे बुक डिपो से, तो मैं घर में मुसलसल 1 या 2 दिन में ही पूरी किताब का मुताला कर लिया करता था। वहाँ से मुझे पढ़ने का शौक रहता था, बहुत शौक था। बाद में किताब जो है क्लास में, जमात में खुलती थी, शुरू होती थी, उस्ताद पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन मैं चूँकि पहले पूरा मुताला कर लेता था पूरी किताब का, इसलिए मुझे बहुत आसानी होती थी, और वहीं से मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ। और जब मैं 8वीं जमात में 9वीं जमात में पहुँचा, तो फिर मुझे भी लिखने का जो है दिल में ख़्याल आया कि ऐसे मुसन्निफ़ीन और ऐसे शोरा हैं जो निसाबी किताबों में शामिल हैं और इनके नाम हैं। तो हम जब इन्हें पढ़ रहे हैं और इन्हें समझ रहे हैं, तो क्यों ना हम भी लिखें। तो मैंने 9वीं जमात से लिखना शुरू किया। यूँ तो उससे पहले मुझे असातिज़ा, जो स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन होते थे, तकरीरी मुकाबले होते थे, उसमें
بھی مجھے شامل کرتے تھے، اور ابتدا میں تو اساتذہ نے تقریریں لکھ کر دی، بعد میں خود اپنی تقریریں لکھ کر جو ہے تو ڈیبیٹ کمپٹیشن میں اور اسکول کے پروگرامس میں اپنی تقریر کے ساتھ شامل ہوتا تھا اور تقریریں کرتا تھا۔ تو 9ویں جماعت میں جب آیا تو مجھے صنف شاعری کی طرف بھی لکھنے صنف شاعری کی طرف بھی راغب ہوا، اور اشعار لکھنے کی بھی مجھے میں خواہش ہوئی۔ تو میں نے سن 1984 میں جب 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، تب میں نے وہاں سے لکھنا شروع کیا، اور وہاں سے میری شاعری کی ابتدا ہوئی سن 1984 میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا جب سے۔ تو میں نے جب لکھا پہلا کلام، تو ہمارے محلے میں ہمارے شاعر رہتے تھے جناب خلیل صادق صاحب، تو میں نے اپنی تعریف کے غرض سے ایسے راستے میں سلام دعا ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو میں نے انہیں کاغذ جیب میں سے نکال کے بتایا کہ میں نے یہ کلام کہا ہے، یہ اشعار کہے، یہ غزل کہی ہے، یہ کیسی ہے دیکھیں۔ تو اب میں نے یہ سوچا کہ وہ دیکھیں گے، کھڑے کھڑے پڑھیں گے، اور کچھ میرے تعریف میں کچھ کلمات کہہ دیں گے تو مجھے داد دے دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا یہ کہ اس کاغذ کو فولڈ کیا اور اپنی جیب میں رکھا اور کہا کہ شام کو گھر لے آئیے۔ میں جب شام کو ان کے گھر گیا تو انہوں نے کلام پر غور کر کے رکھا تھا اور میرے ہاتھ میں کاغذ دیا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ ترمیم کی ہوئی ہے۔ تو مجھے اس کے پہلے پتا نہیں تھا کہ اس فیلڈ میں، اس میدان میں استاد بھی بنانا پڑتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آج سے جو بھی کہا کرے مجھے دکھا دیا کرے، اس میں اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے کلام میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملتا ہے۔ وہاں سے میں جو بھی کہتا تھا انہیں دکھا دیا کرتا تھا، اور انہوں نے میری رہنمائی، ابتدائی رہنمائی انہوں نے مجھے کی۔ اس طرح سے میں لکھنے لگا سن 1984 سے۔ آپ کے پس منظر کے بارے میں مختصر جو ہے جی وہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پرورش پائی، جی اور جی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے، اور جی آپ کی جی تخلیقی عمل کا محرک کون ہے؟ کہ میری پیدائش شہر ناگپور کے علاقہ ٹیکا کی ہی ہے۔ میں جہاں ابھی مقیم ہوں، میں ابتدا سے پیدائشی یہی مقیم ہوں۔ ہمارے والد کے برادر کبیر یہاں یو پی سے ہجرت کر کے ناگپور تشریف لائے اور یہاں آباد ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے میرے والد کو بھی یہاں لا لیا، اور جس وقت میرے والد شہر ناگپور میں تشریف لائے اور اپنے برادر کبیر کے ساتھ آباد ہوئے، اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس کی تھی۔ 15 برس کی عمر میں وہ یہاں مقیم ہوئے، اور ان کا بیاہ وغیرہ ناگپور میں ہی ہوا۔ ہماری والدہ ناگپور کی ہی تھی، اور میری پیدائش بھی ناگپور کی، ہم تمام بھائی بہنوں کی پیدائش ناگپور کی ہے۔ اور ناگپور کے شہر علاقے ٹیکا سے ہم لوگ وابستہ ہیں، ٹیکا میں ہی ہماری پیدائش ہوئی، اور اب تک یہیں ہم مقیم ہیں، اور پرورش بھی ہماری اسی شہر ناگپور میں ہی ہوئی، کیونکہ ہمارے والدین یہیں آباد ہے، اور ہمارا مکان بھی ابھی تک ماشاء اللہ یہیں آباد ہے۔ اور اس کے بعد تعلیم بھی یہاں شہر ٹیکا علاقہ میں ایک محلہ آسی نگر ہے، جہاں کارپوریشن کی ایک اسکول ہے، مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس وقت وہ پرائمری اسکول ہوا کرتی تھی، مڈل اسکول ہوا کرتی تھی، تو وہاں ہمارا داخلہ ہمارے والد نے کروایا، اور ہم نے ابتدائی تعلیم سے لے کر مڈل اسکول تک تعلیم وہیں حاصل کی۔ جب ہم 7ویں جماعت پاس ہوئے تو وہاں پھر کارپوریشن کی اس اسکول میں ہائی اسکول کا پرمیشن آیا، اور ہائی اسکول کا پرمیشن آیا تو ہم وہیں رہے، اور ہمارا پہلا بیچ تھا اس اسکول کی ہائی اسکول بیچ کا، پہلا بیچ ہمارا تھا سن 1984-85، یہ 82-83 میں ہے نا، 8ویں کلاس کا۔ تو وہاں سے ہم نے ہائی اسکول کی تعلیم بھی مولانا ابوالکلام آزاد کارپوریشن اسکول آسی نگر ٹیکا میں ہی کی، اور ہائی اسکول کی تعلیم 10ویں کے بورڈ کا ایگزام دینے کے بعد، پاس ہونے کے بعد، جونیئر کالج کی تعلیم میں نے انجمن ہائی جونیئر کالج سے حاصل کی۔ انجمن جونیئر کالج سے 11-12 کا ایگزام پاس کیا، اور اس کے بعد میری بہت خواہش تھی کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کروں، لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے بنے، گھریلو حالات کہیے، کہ میں آگے پڑھ ہی نہیں سکا۔
मुझे वालिद का साथ देना बहुत जरूरी हुआ। यूँ तो वालिद मेरे बहुत बड़े सौदागर थे इलाका टेका में, यहाँ बुनकरी का बहुत बड़ा कारोबार था। मेरे वालिद भी बुनकरी का कारोबार से वाबस्ता थे और वो बड़े व्यापारी कहलाते थे इस इलाके के, उनका नाम था बड़े व्यापारियों में। लेकिन जब हम जूनियर कॉलेज तक पहुंचे तो हमारे वालिद का बुनकरी का कारोबार, जैसे हालात खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और बुनकरी की जो हालत खराब है और बुनकरी का कारोबार खत्म होने की कगार पर है, तो हमारे वालिद का कारोबार सन 1986-87 में ही खत्म हो चुका था। और यहाँ तक कि वो एक मजदूरी करने पर मजबूर हो गए थे। यहाँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम कुछ करने लायक हो रहे थे तो हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था। मजबूरन मुझे तालीम तर्क करके अपने वालिद का हाथ बटाना पड़ा और वहां से मैं जरिया मास से वाबस्ता हो गया और मेरी तालीम वहीं रुक गई। लिहाजा मैंने लिखने पढ़ने का साथ नहीं छोड़ा और आज तक लिखाई पढ़ाई से वाबस्ता हूँ, जिसका फायदा मुझे मिला कि आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आला तालीम याफ्ता लोगों के साथ में मुझे सोबत हासिल है और उनका साथ मुझे हासिल है। तो मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैंने अपनी तालीम तर्क कर दी, जबकि मुझे ऐसे लोगों का साथ हासिल है कि वो आला तालीम हासिल किए हुए बड़े अफसरान रह चुके हैं। तो मुझे अपने तालीम की कमी का एहसास नहीं होता। उनके साथ बैठकर वो मुझे अपने बराबर का समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका बड़ापन है। तो मुझे भी एहसास होता है कि मैं भी कहीं इनके बराबर हूँ, इनके साथ मुझे अल्लाह ने बिठाया है। तो मेरी कमी जो तालीम की कमी है वो वहाँ मेरी तालीम की कमी पूरी हो गई और मैं आज पढ़ाई लिखाई से वाबस्ता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बस। और मुझे यही इत्मीनान होता है कि मेरी तालीम की कमी यहाँ पूरी हो गई और आप लोगों की दुआएं अगर रही तो इंशाल्लाह जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई से और जबान से वाबस्ता रहूंगा। और आपको बताऊं कि अल्लाह के फजल करम से आज 12वीं क्लास का एक स्टूडेंट जो 12वीं से फारिग हुआ हो, वो उर्दू जबान तो बराबर जानता ही नहीं है, दूसरी जबानों में भी कम रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रिंटिंग के काम से वाबस्ता हूँ, जिसमें लिखाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें से मुझे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और मराठी तमाम ज़बानों की टाइपिंग ही नहीं, लगे तो ज़बान और समझने और लिखने पढ़ने का भी अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, जिससे मेरे तालीम की कमी की जो कमियाँ है वो और ख़त्म हो जाती है। रियाजुद्दीन कामिल साहब, जी, आपका गला भर आया और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि आपने आप समझिए कि जब हम हालात के अंगारे में तपते हैं तभी जाकर हम कुंदन बनते हैं। और आपके बेशक। तजुर्बात जो है, आपके मुशाहिदात और सनद, डिग्रियां, सर्टिफिकेट जो होती है, ये इसकी कोई कोई जो है कद्र कीमत नहीं होती जी, अगर आदमी उस काबिल नहीं बेशक, हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेशक। काबिलियत आपके अशार में, आपके तख्लीकात में और आपकी नस्र भी क्यों ना हो, उसमें भी बखूबी नज़र आती है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत ही मतलब इस तरीके के हालात से आप गुजरे हैं, तो ये हमारे लिए एक रास्ता हो है कि हम इस तरीके की अंगारे से तप कर ही कुंदन बनते हैं। जी, तो बेशक। आगे एक सवाल है कि जी, यूँ तो उर्दू ज़बान में और किसी भी ज़बान में मुख्तलिफ असनाफ़ होती है, अलग-अलग सिन्फ़ होती है। तो आपकी जो पसंदीदा सिन्फ़ जी, है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शेरी मजमूआ जो जी, है मुझ तक हम तक पहुँच चुका है। जी। लेकिन आपकी पसंदीदा सिन्फ़ क्या है? कि हर शोरा की अलग-अलग सिनफ़ी पसंद होती है, जिस पर वो तवा आज़माई करता है। वैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने हर सिनफ़े सुख़न पर तवा आज़माई की है। मैंने ग़ज़ल कही है, नज़्में भी कही हैं, क़तात भी कहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नातो मनाक़िब और सलाम भी कहे हैं। लिहाजा मैंने कसरत से ग़ज़ल कही है, क्योंकि नागपुर शहर का, नागपुर और कामठी का मैंने माहौल देखा, आज भी माहौल ग़ज़ल पर ज़्यादा तवज्जो देता है, ये वहाँ का ना माहौल। तो एक माहौल का हर शायर पर असर होता है, उसके शहर के माहौल का हर शायर पर असर होता है। तो नागपुर शहर का जो माहौल, ग़ज़ल का जो माहौल है, बहुत पुख्ता और बहुत अच्छा माहौल है, जो यहाँ के हर शायर पर गालिब है। लिहाजा मैंने ग़ज़लें भी मैं कसरत से कहता हूँ। हालाँकि मेरे पास में जो असाता है, मेरा गोशा बगोशा के बाद
गजल का एक मजमूए का असासा और तैयार है। उसके अलावा गजल और नातो मनाकिब का भी अगर मैं मजमुआ इकट्ठा करूं तो आज वो एक मजमूए का असासा वो भी है। उसके अलावा मैंने नज़में भी कही हैं, कतार कहे हैं। और आपको बताऊं, जैसे हमारे नागपुर शहर का माहौल है, सेहरा लिखना, हर शहर में ये माहौल नहीं है, लेकिन हमारे नागपुर कामठी में कई असोरा है जो सेहरा भी लिखते हैं मौका ब मौका। तो मैंने सेहरे भी लिखे हैं। तो इस तरह से मैंने हर सुनते सुखन पर तबा आजमाई की है। और लेकिन पसंदीदा की जहाँ तक बात है तो उसके एक शायर को उसके तबा आजमाई की हुई हर सिन्फ पसंद होती है, जब ही वो तबा आजमाई करता है। अगर वो सिन्फ उसको पसंद ना हो तो वो कलम ही ना उठाए उस पर। तो मुझे तकरीबन हर सिन्फ सिन्फ पसंद है, लेकिन गजल कसरत से कहता हूँ। सही बात है कि जी वालिदैन को, माँ बाप को अपने हर बच्चे से उतनी ही मोहब्बत होती है। जी जी, वैसे ही बेशक बेशक। कुछ इस तरह से भी हमारे जो है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। खैर, जी अब जी, जो है, आप किस किस्म के मुसन्निफीन से मुतासिर होते हैं, या आपके पसंदीदा जो मुसन्निफीन हैं जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहें? देखिए यूँ तो मुझे हर लिखने वाला पसंद है, क्योंकि जिसने कलम हाथ में पकड़ा और जिसने करतास पर अपने कलम से कुछ नक्श तहरीर किए, तो वो कौम व मिल्लत, माशरा और मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए करता है। तो इसलिए मैं किसी भी मुसन्निफ का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा कि फलाँ पसंद है। मुझे हर मुसन्निफ पसंद है, हर वो लिखने वाला पसंद है जो कौम व मिल्लत और मुल्क की भलाई के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए कलम उठाया हुआ है। हर मुसन्निफ, चाहे वो नस्र निगार हो या शायर हो, हाँ, या कोई भी मुसन्निफ हो, किसी तरह का हो, मुझे हर मुसन्निफ पसंद है। और रही बात जो मुझे अपने नागपुर और कामठी के अदब पर नाज है कि यहाँ ऐसे-ऐसे लिखने वाले हैं कि आज वाक़ई में हर किसी को ये आईना दिखा रहे हैं। बुराई के खिलाफ लिख रहे हैं और अच्छाई को आईना बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और ऐसे भी मुसन्निफ़ीन और शोरा नागपुर कामठी में गुज़रे हैं कि जो अपना वजूद तो उनका खत्म हो गया, लेकिन उनकी तख्लीक़ात आज भी लोगों को रोशनी दे रही है। मैं ऐसे मुसन्निफ़ीन पर नाज़ करता हूँ और तमाम मुसन्निफ़ीन को पसंद करता हूँ। बेशक, नागपुर कामठी का जो अदबी माहौल है, जी, वो शायद अपने बेशक, सुनहरी दौर में आज पहुँच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरफ बेशक। बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। अब जी। आपके लिखने के अलावा जो मसरूफ़ियात है, उस पर थोड़ा-सा उसका भी ज़िक्र करें, ताकि आपकी लिखने पढ़ने के अलावा और आपके क्या शौक है, या क्या मसरूफ़ियात है, या क्या पेशा है, उस ताल्लुक से भी थोड़ा-सा बताएँ? लिखने के अलावा मेरा तो पेशा जो है अभी प्रिंटिंग का पेशा है, तबाअत का पेशा है, मैंने अपनाया है। यूँ तो मैंने जैसा आपको बताया, जब हालात बिगड़े और मैं वालिद के साथ हुआ और कारोबारी एतबार से, तो मैंने अपने घर के माशी हालात को सुधारने के लिए बहुत कोशिश की और कई तरह के जो है तो मैंने काम किए, ठीक। लेकिन आखिर जाके अल्लाह ने राहत नसीब फरमाई और मैंने तकरीबन 8 साल लकड़े का भी काम किया। लकड़े के आरा मशीन पर बहैसियत जो है तो दीवान, जिसको मुनीम कहते हैं, मैंने बहैसियत मुनीम भी काम किया तकरीबन 8 से 9 साल। और उस अरसे में मैं आपको बताऊं कि मैंने शायरी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि उन 9 सालों में एक मिसरा भी नहीं लिखा। आते जाते जो रास्ते में चंद अशार हो जाया करते थे तो उसे ज़हन-नशीं कर लिया, लेकिन कभी करतास पर उतारा नहीं। जहाँ से फिर मेरे हालात सुधरे और तो फिर मैं जब वापस आया, फिर अपना खुद का कारोबार शुरू किया। लकड़े का ही कारोबार, फर्नीचर का कारोबार शुरू किया और उस कारोबार में मुझे अल्लाह ने कामयाबी भी अता फरमाई। लेकिन 2-3 साल ही हुए थे कि मुझे वो कारोबार ऐसा है कि कारीगरों के भरोसे भी कारोबार होता है। मैं चूँकि अपने कारोबार में अकेला था, कभी दुकान में रहूँ, कभी मार्केट जाऊँ, कारीगरों के भरोसे दुकान छोड़ दिया करता था, तो कारीगरों से मुझे धोखा हासिल हुआ। वो उस धोखे ने मेरे कारोबार को खत्म कर दिया। जब मेरा वो कारोबार खत्म हुआ, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई-लिखाई को ही अपना पेशा बनाना पसंद किया। चूँकि मैं एक कातिब भी हूँ, मैंने किताबत का भी कोर्स किया है 2 साल का, तो मेरे दिल में और मैंने अपनी कश ज़िंदगी की कशमकश के दौरान साइन बोर्ड पेंटिंग का काम भी किया है। मैं साइन बोर्ड पेंटर भी था, तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना अब इसी काम को मैं पेशा बनाऊँ।
तो साइन बोर्ड का जो काम था, वो कारोबार था, वो भी उस दौर में कम हो गया था और उसकी जगह कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर प्रिंटिंग ने ले ली थी। तो बदलते दौर की तरह मैंने भी फैसला किया कि वो पुराने तर्ज की साइन बोर्ड प्रिंटिंग को छोड़कर नए तर्ज की प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया जाए। और मैंने फिर प्रिंटिंग को अपना पेशा बनाया और बैनर फ्लेक्स की प्रिंटिंग का मैं ऑर्डर लेने लगा। और उसके लिए डिजाइनिंग के लिए मैंने 6 महीने की कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की। उसके बाद फिर इस पेशे को इख्तियार किया और प्रिंटिंग का तबाद का पेशे में जिस तरह की तबाद होती है उसको अपना कर अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 20 साल से मैं इस पेशे से वाबस्ता हूँ। और आज मेरा प्रिंटिंग का पेशा है, तबाद का पेशा है। मैं कंप्यूटर के जरिए डिजाइनिंग करता हूँ और किताबें और मजमूए मेरे पास में शाये होते हैं और बैनर फ्लेक्स वगैरह भी और दूसरे कार्ड वगैरह तबाद का काम का मैं करता हूँ और यही मेरा आज पेशा है। और उसके अलावा वक्त मिलता है थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी कर लेते हैं। सोशल वर्क में भी जो है दिलचस्पी रखते हैं, सोशल वर्क भी कर लेते हैं। और जब तालिबे इल्म थे तो खेल भी खेला करते थे, फुटबॉल भी खेले हैं, कबड्डी भी खेले हैं, क्रिकेट भी खेले हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरह से तमाम अच्छे कामों में मैंने शौक पैदा किया, शौक अल्लाह ने मुझे दिया था। लेकिन इतना अल्लाह का करम है कि हर बुरे काम से अल्लाह ने बचाए रखा है और अच्छे काम में लगाए रखा है। तो आज मेरा तबाद का पेशा है जो तकरीबन 20 साल से जारी है। अब थोड़ा सा काराइन के ताल्लुक से कुछ सवालात है जिसमें कि अगर तजवीज़ करने का मौका मिले तो आप अपनी इस किताब को किस तरह के काराइन को जो है तजवीज़ करना पसंद करेंगे? भाई काराइन का जहाँ तक बात है तो मैंने इसके पहले भी कहा है कि वो कारीन चाहिए जो किताब को गहराई और गहराई से पढ़े और उसके एक एक हर्फ को, एक एक जुमले को बगौर पढ़े और समझे और समझकर उससे फायदा उठाए और कौम और मिल्लत और मुल्क को भी फायदा पहुंचाए। अगर उसमें ऐसे सामाइन काराई चाहिए कि जो बाशऊर हो, शेर फहम हो, नस्र को अच्छी तरह समझते हो और जो उसके ऐबो हुनर को भी जानते हो। अगर किसी किताब में, अगर मेरी किताब में कहीं अगर कुछ कमी हो तो मुझे बताए, ताकि मुझे अपनी कमी और अपनी खामियों पर भी गौर करने का, मुझे खामियां मेरे सामने है। क्यों कि ये इंसानी फितरत है, इंसान की खामी खुद को नजर नहीं आती, एक दोस्त ही उसकी खामी को बताता है और वो खामी दूर करता है। तो जो कारीन जो मुझे चाहिए, मेरे दोस्त चाहिए, जो मेरी खामियां अगर उसमें कुछ है वो बताए और अगर खूबियां हैं तो खूबियां भी बताए ताकि मुझे पता चले कि हाँ, ये खूबी भी है। तो मेरी हौसला अफजाई भी हो। मुझे इस तरीके का कारीन चाहिए। मुझे सरसरी तौर पर मुताला करने वाले कारीन की नहीं चाहिए। मुझे ही नहीं, हर किसी किताब के लिए मैं कहूंगा कि ऐसे कारीन की जरूरत नहीं। किसी किताब को बगौर गहराई और गिराई से मुताला करने वाले कारीन की जरूरत है जो जबान बयान को कायम रखने के लिए भी मुफीद होगी और इससे ऐसे कारीन से जबान बयान और अदब को भी फायदा पहुंचेगा। ऐसे कारीन आप इस किताब से जो है कितना मुतमईन है, ये और दूसरा कि कारीन जो है इससे क्या हासिल कर सकता है या क्या सीख सकता है? तो ये दोनों सवालों का जो है वो एक साथ जवाब दिए। अब जहां तक मेरे मजमूए और मेरी किताब की से मुझे इत्मीनान की बात है तो ये फैसला तो मुझे कारीन सुनाएंगे। कारीन मुझे इत्मीनान दिलाएंगे कि मैं अपनी किताब, अपने मजमूए में, अपनी तख्लीकात में कामयाब हूँ या नहीं। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि अगर बताऊं तो ये मुझे पता नहीं। तो कारीन मुझे बताएं कि मेरा मजमूआ, मेरी किताब कहाँ तक कामयाब है तो मैं मुतमईन रहूंगा, वरना मैं मुतमईन नहीं रहूंगा। तो मेरे इत्मीनान में कारीन का बड़ा हिस्सा है। वैसे तो अपनी तख्लीकात, अपनी किताब हर किसी को पसंद आती है क्योंकि जब उसे पसंद किया शायर ने अपने कलाम को, जैसा आपने कहा कि वालिदैन को हर बच्चा पसंद होता है, तो बात वही है कि अपनी किताब, अपना मजमूआ तो एक शायर को पसंद होगा ही, लेकिन उसकी असलियत और उसकी सही जो हैसियत है वो कारीन ही बता सकते हैं। तो मेरे जहाँ इत्मीनान तक की बात है तो मुझे मेरा कारीन बता सकता है कि मैं अपनी किताब के लिए मुतमईन रहूँ। अब कुछ मजीद सवालात हैं कि आपकी किताब के, असल में किताब, जैसा आपने कहा कि किताब का मालिक जो होता है ना वो कारी होता है, कारी ही बताता है कि हम कितना मुतमईन हो सकते हैं। उसी तरीके से जब अशात किताब की अशात हो जाती है तो किताब
وہ جو ہوتی ہے وہ مبصرین ناقدین کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کی کتاب پر بالکل. ناقدین کا کیا رد عمل رہا، اس تعلق سے تھوڑا سا بتائیں. اب تک جہاں جہاں میرا مجموعہ پہنچا ہے اور میں نے جسے بھی میرا مجموعہ جسے بھی حاصل کیا ہے، میں نے اسے یہی درخواست کی ہے کہ بھائی اسے بغور مطالعہ کرنا اور مجھے آپ کا اپنا رد عمل ضرور دینا، تاکہ مجھے معلوم پڑے کہ میں کہاں تک کامیاب ہوں یا اس میں کیا کمیاں ہیں. تو ابھی تک جو تو میرے سامنے نتیجہ آیا ہے میرے مجموعے میری کتاب کے تعلق سے، تو یہی آیا ہے کہ ناقد بھی مبصر ہو گئے ہیں. جو تنقید نگار ہے انہوں نے بھی دیکھا تو تنقید کی وجہ تبصرہ کرنے پر اتر آئے. تو یہاں پہ ایک یہ اچھا نتیجہ میرے سامنے آیا ہے میری کتاب کا، ہے نا. تو اور بھی اب لوگوں کے پاس اور بھی جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک ناقد ایک کتاب کے لیے اگر مبصر بن جائے تو یہ اس کتاب کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو ابھی تک میرے سامنے تو اچھے ہی نتیجے آئے ہیں. اب آگے دیکھیے کیسے تعلیم ملتی ہے اور کیا ہوتا ہے تو بتا نہیں سکتے. بہرحال ابھی تک جو ہے ناقدین نے مثبت رائے پیدا کی ہے اور کوئی تنقید تو ہوئی نہیں ابھی تک، اور وہ مبصر کے شکل میں سامنے آئے. اب اس کتاب کی مارکیٹنگ کے تعلق سے بطور خاص اس کا جو اجرا ہوا وہ کس نے کیا، یا اجرا رسم اجرا کے تعلق سے تقریب اجرا جو ہوئی الحمدللہ غالباً وہ ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل صاحب جو ہمارے وسط ہند کے بہت بڑے محقق اور نقاد ہیں، تو جی ان کے جو ہے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ رسم اجرا ادا کی گئی تھی. تو اس تعلق سے بھی تھوڑا سا یادیں تازہ کیجیے. رسم اجرا کا پروگرام جب ہوا تو اجرا تو بدستور ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب کی ہوئی. اس میں مہمان خصوصی کے طور پر آثار قدیمہ کے سابق ڈائریکٹر علی جناب ڈاکٹر غلام سید خواجہ ربانی صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے بھی اس کتاب کے تعلق سے ایک مقالہ کیا تھا اور اس مجموعے میں بھی ان کی ایک تقریر شامل ہے. اس کے علاوہ شہر کے تمام بڑے ادبا و شعرا الحمدللہ میری اس تقریر میں میری دعوت پر شریک ہوئے تھے اور وہ بھی اس میں شامل ہوئے. اور میرے عزیز و اقارب نے، میرے احباب نے جو میرا اس وقت میری کتاب کے اجرا کے وقت جو میرا استقبال کیا وہ ایک یادگار تھا، یادگار لمحہ تھا جو میری زندگی کا بہت ہی قیمتی اور یادگار لمحہ شامل ہے، زندگی میں شامل ہے. جو میرے احباب نے میرے ساتھ جو پیش آئے بہت ہی مخلصانہ اور بہت محبت کے ساتھ میرے مجموعے کو اور مجھے قبول کیا اور میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، جس میں میں سمجھتا ہوں مشتاق احسن صاحب اور شیخ وحید صاحب اور ڈاکٹر زینت اللہ جاوید صاحب، اور ڈاکٹر ندیم الرحمان صاحب ابن منشا، اور ڈاکٹر جناب سمد کیسر صاحب، میرے احباب جناب وسیم جمالی صاحب، شاہ نواز خان وسیم جمالی جو شہزاد اسد صاحب کے برادر صغیر ہے، اور ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب جو میرے بہت عزیز دہرینہ دوست ہیں. پھر تمام لوگ اور ہمارے ساتھی شعرا جناب عابد حسین عابد صاحب اور کلیم ناگپوری صاحب جو بہت بزرگ شاعر ہیں ناگپور شہر کے، آزر سیما بھائی صاحب کے تلامذہ میں شامل رہے تھے کلیم ناگپوری، وہ بھی میرے ساتھ میری بزم میں شانہ بشانہ تھے. اور میرے محلے کے تمام بزم جو احباب جو میرے ساتھ اس میں شامل رہے، میں حالانکہ اس لمحے کو میں بھول نہیں پاتا تھا. اور شاید کچھ لوگ تو مجھے جب ملاقات ہوتی ہے تو مجھے خود بھی یاد دلاتے ہیں اس تقریر کی، ایک یادگار تقریر رہی یا الحمدللہ بہت کامیاب تقریر رہی. یہ لوگوں کا کہنا ہے، یہ میں نہیں کہتا. وہ ایک یادگار تقریر تھی جس میں میرے تمام شہر کے تمام میرے بزرگ، میرے ساتھی، میرے شعرا اور میرے احباب میرے ساتھ کھڑے تھے. وہ لمحہ شاید میری زندگی کا بہت ہی سنہری لمحہ تھا، تو میں کبھی بھول نہیں سکتا. بے شک جو کتاب ہو اور اس کا رسم اجرا ہو تو وہ بچوں کی شادیوں کی طرح یاد رہ جاتا ہے، اور واقعی میں آپ کا جو رسم اجرا جو تھی وہ واقعی میں یادگار تقریبات میں جو ہے اس کا شمار ہوگا. اب کیا جیسے اصل میں کتابیں ترجمے بھی کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کا شعری مجموعہ ہے تو اس کو
देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी के क़ारीन के लिए अगर लाने का कुछ इरादा है, या आप इसका जो है हिंदी वर्जन वगैरह लाना चाहते हैं, क्या आप वो लाना चाहते हैं? उस ताल्लुक से थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। हम जो लिखते हैं उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में छापते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू के अलावा हिंदी साहित्य भी बहुत मशहूर है। उर्दू की तरह उर्दू के बाद अगर कोई अदब अगर वाकई में मशहूर है तो वो हिंदी अदब है। और हिंदी कारी जो है, हिंदी कारीन भी उर्दू से बहुत दिलचस्पी रखते हैं और वो चाहते हैं तो उर्दू की तसानीफ जो हिंदी में भी शामिल हो, हिंदी में भी शाये हो और हिंदी में भी हिंदी साहित्य के लोगों के सामने आए। तो इंशाल्लाह ज़रूर मुस्तक़बिल में अपने इस मजमूए को देवनागरी ज़बान में, देवनागरी लिपि में शाये करने की बिल्कुल ख्वाहिश रखते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने जो है तो अगर तौफीक अता फरमाई तो ज़रूर इसको हिंदी में भी शाये करेंगे। तो आपके जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं, उस ताल्लुक से थोड़ी सी रोशनी डालें। मुस्तकबिल के मंसूबे का मामला ये है कि बस अल्लाह ताला इसी तरह से ज़िंदगी भर उर्दू की, अदब की, ज़बान व बयान की खिदमत लेता रहे मालिक, और इतनी ताकत दे कि उर्दू की भलाई के लिए और मुआशरे की भलाई के लिए हम लिखते रहें और पढ़ते रहें। और आगे के मंसूबे ऐसे हैं कि अगर जो भी हमारा असासा तैयार होता है तो वो शाये होते रहें और लोगों के सामने आते रहें। ये ना हो कि हम लिखें और अपनी दराज में उसको महफूज रख दें और उसके हमारे बाद वही रहकर वो ज़ाहिर हो जाए। क्यों? कि दिन ब दिन हमने ऐसा देखा है कि ऐसे कई शुरा गुज़रे हैं जिनके अहले खाना की तवज्जो न होने की वजह से उनका असासा ज़ाहिर हो गया और वो शाये भी ना हो सका। तो यही ख़्याल है आगे तक कि हम जो भी लिखें, जो भी अपना करतार पर उतारे, वो माशरे के सामने आना चाहिए और वो छपते रहना चाहिए, चाहे किसी भी ज़रिए से छपे, या और छापने का, उसे शाये करने का और लिखते रहने का, और यही मंसूबा ज़िंदगी भर का है। और रही बात ज़िंदगी और घरेलू और ख़ानदान की निस्बत से तो मंसूबे बहुत रहते हैं, लेकिन हमारी बात अदब पर हो रही है, इसलिए हम अदबी मंसूबा अपना ज़ाहिर करते हैं कि बस यही मंसूबा है कि हम कौम और मुल्क के लिए लिखते रहें और वो छपते रहें। इंशाअल्लाह जो भी असासा रहेगा आगे शाये करवाते रहेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब आपकी जो किताब है वो अगर किसी 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 को चाहिए तो वो कहाँ से हासिल कर सकता है? और दूसरा, इस किताब की मशमूलात, यानी कि इसमें कितने जो शेरी कलाम है, और इसका जो आपने पेश लफ्ज़ लिखा है वो आपको थोड़ा-सा हमारे क़ारीन के लिए पढ़ना है, और उसके बाद जी। आपको आपकी पसंद पसंद की, उसमें पसंद तो वैसे सभी होंगी, लेकिन कुछ आपको तख्लीक़ात, कुछ ग़ज़लें आपको सुनाना है। तो अब यहाँ से माइक आपके हवाले है। जी, मेरे इस मजमूए में कामठी के ही मशहूर व मारूफ अदबी शख्सियत प्रोफ़ेसर डॉक्टर मिन्नतुल अख़तर साहब की एक तक़रीर और डॉक्टर ख्वाजा ग़ुलाम सैयद रब्बानी साहब, साबिक़ डायरेक्टर आसार ख़दीमा, इनकी तक़रीर के अलावा मेरा एक मज़मून है और एक हम्द, एक मुनाजात और एक नात शरीफ मैंने इब्तिदा में लिखी है। उसके बाद इस मजमूए में 142 ग़ज़लें और 16 नज़्में और तक़रीबन 25 ख़तात शामिल हैं। आइए मैं अपना मजमूए में से पहला कलाम सुनाता हूँ। मैं मनाजात सुनाना चाहूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह गर्दिश करूँगा। पहले मनाजात सुनाते हैं। मनाजात का मतलब है कि तेरे कब्ज़े में यकीनन हर किसी की जान है। तेरे कब्ज़े में यकीनन हर किसी की जान है, आती-जाती साथ पर या रब तेरा एहसान है। आती-जाती साथ पर या रब तेरा एहसान है। मतलब सानी है कि दिल में ईमान की ज़िया है, हाथ में कुरान है। दिल में ईमान की ज़िया है, हाथ में कुरान है, फिर भी ये मोमिन कलामुल्लाह से अनजान है। फिर भी ये मोमिन कलामुल्लाह से अनजान है, पर आलमे कुल्फ़ी हर एक शय पर है कादिर तेरी ज़ात। आलमे कुल्फ़ी हर एक शय पर है कादिर तेरी ज़ात। खालिक़े कौनो बका है, तू बड़ा सुल्तान है। खालिक़े कौनो बका है, तू बड़ा सुल्तान है। और इल्तिजा है तुझसे मौला अब अता कर पुख्तगी।
इल्तिजा है तुझसे मौला अब अता कर पुख्तगी, हर कदम पर डगमगाता आजकल ईमान है, हर कदम पर डगमगाता आजकल ईमान है। अपने बंदों को हिदायत के उजाले कर अता, अपने बंदों को उजा हिदायत के उजाले कर अता, जालिमों की सफ में हम है और तू सुबहान है, जालिमों की सफ में हम है और तू सुबहान है। और मक्ता इसमें शेर है कि खैर के दिन रात दे और आफियत की जिंदगी, खैर के दिन रात दे और आफियत की जिंदगी, अपने बंदों से मोहब्बत करना तेरी शान है, अपने बंदों से मोहब्बत करना तेरी शान है। और शेर है कि अपने हर पहरो गजब से रख हमें तू दूर दूर, अपने हर पहरो गजब से रख हमें तू दूर दूर, नेक तौफीके अमल दे और गनी मन्नान दे, नेक तौफीके अमल दे, तू गनी मन्नान है। अपने हर पहलू गजब से रख हमें तू दूर दूर, नेक तौफीके अमल दे, तू गनी मन्नान है। और हम गुनहगारों को है सिर्फ एक तेरा आसरा, हम गुनहगारों को है सिर्फ एक तेरा आसरा, बख्श दे हमको खुदाया तू बड़ा रहमान है, बख्श दे हमको खुदाया तू बड़ा रहमान है। और मक्ता है कि तौबा के आंसू निजामत निस्बत इश्क़ रसूल, तौबा के आंसू निजामत निस्बत इश्क़ रसूल, पास कामिल के सिफात का यही सामान है, पास कामिल के सिफात का यही सामान है। और आइए गजल पेश करता हूँ। गजल समाज फरमाए, गजल का मसला है, कहा है कि आता नहीं नजर कोई मेरे सिवा मुझे, आता नहीं नजर कोई मेरे सिवा मुझे, ले आई किस मकाम पे मेरी अना मुझे, आता नहीं नजर कोई मेरे सिवा मुझे, ले आई किस मकाम पर मेरी अना मुझे। और फिर मतलब सानी कि जिसको मैं जो दिखाई दिया वो कहा मुझे, जिसको मैं जो दिखाई दिया वो कहा मुझे, सूरज कहा किसी ने दिया मुझे, सूरज कहा किसी ने दिया मुझे। और शेर के नहला के मुझको वक्त ने तैयार कर दिया, नहला के मुझको वक्त ने तैयार कर दिया, चल रहे जमाने कांधे पर अपने उठा मुझे, चल रहे जमाने कांधे पे अपने उठा मुझे। और ये शेर जो काफी लोगों की जबान जद हुआ, ये शेर ये गर्दिश भी करता है कि मैं उम्र भर किराए का घर ढूंढता रहा, मैं उम्र भर किराए का घर ढूंढता रहा, मरने के बाद खुद का मकान मिल गया मुझे, मरने के बाद खुद का मकान मिल गया मुझे। और ये शेर जिस शेर की बिना पर ये पूरा गजल तैयार हुई है, शेर पेश करता हूँ कि हाजत मेरे अजीजों की दरपेश आ गई, हाजत मेरे अजीजों की दरपेश आ गई, दर पर अमीरे शहर के झुकना पड़ा मुझे, दर पर अमीरे शहर के झुकना पड़ा मुझे। इस शेर से एक वाकया भी वाबस्ता है मेरी जिंदगी से, जो शेर ये हुआ और इस शेर ने मुझे ये गजल कहने पर उकसाया और ये गजल वजूद में आई कि हाजत मेरे अजीजों की दरपेश आ गई, दर पर अमीरे शहर के झुकना पड़ा मुझे। और जुदा दरख्त से पत्ते ने ये कहा, होकर जुदा दरख्त से पत्ते ने ये कहा, ले जाएगी न जाने कहाँ अब हवा मुझे, ले जाएगी न जाने कहाँ अब हवा मुझे। और शेर के मेरा कसूर ये था कि सच था जबान पर, मेरा कसूर ये था कि सच था जबान पर, इनाम झूठों को मिला कैदो सजा मुझे, इनाम झूठों को मिला कैदो सजा मुझे। और मक्का समाज फरमाए कि कातिल ने मेरे अच्छी मसीहाई सीख ली, कातिल ने मेरे अच्छी मसीहाई सीख ली, देता है जहर डाल के कामिल दवा मुझे, देता है जहर डाल के कामिल दवा मुझे, देता है जहर डाल के कामिल दवा मुझे। और आइए अब अगला कलाम मैं पेश करूँ। हालांकि मैं कोई
انتخاب نہیں کرتا، میں جیسا سامنے آتا ہے شعر ویسا کلام جو رکھتا ہے ویسے ہی میں آپ کو سناتا چلتا ہوں کہ ایک غزل کا مطلب سماعت ہوا ہے کہ اپنی رسوائی کا سامان سجا بیٹھا ہے، اپنی رسوائی کا سامان سجا بیٹھا ہے، مسئلے گھر کے وہ بازار میں لا بیٹھا ہے، مسئلے گھر کے وہ بازار میں لا بیٹھا ہے، اور قید ہیں صرف کتابوں میں ادب کی باتیں، قید ہے قید ہے صرف کتابوں میں ادب کی باتیں، سوچتا کون ہے محفل میں بڑا بیٹھا ہے، سوچتا کون ہے محفل میں بڑا بیٹھا ہے، اور جس نے ہر سمت اگائے ہیں تبسم کے گلاب، جس نے ہر سمت اگائے ہیں تبسم کے گلاب، اپنے آنگن میں وہی خار لگا بیٹھا ہے، اپنے آنگن میں وہی خار لگا بیٹھا ہے، اور ایک میں ہوں جو ہنسا تجھ کو ہنسانے کے لیے، ایک میں ہوں جو ہنسا تجھ کو ہنسانے کے لیے، ایک تو ہے جو میرے دل کو دکھا بیٹھا ہے، ایک تو ہے جو میرے دل کو دکھا بیٹھا ہے، اور میری غربت میں میسر تھا جسے دل کا سکون، میری غربت میں میسر تھا جسے دل کا سکون، کیا خطا مجھ سے ہوئی کیوں وہ جدا بیٹھا ہے، کیا خطا مجھ سے ہوئی کیوں وہ جدا بیٹھا ہے، اور شعر کے جس نے بخشی کئی بے نور چراغوں کو ضیا، جس نے بخشی کئی بے نور چراغوں کو ضیا، جانے کس بات پہ گھر اپنا جلا بیٹھا ہے، کس بات پہ گھر اپنا جلا بیٹھا ہے، اور مقطع اس میں کہ اپنے دل میں جسے آباد کیا ہے کامل، اپنے دل میں جسے آباد کیا ہے کامل، کتنا کم ظرف ہے مجھ کو ہی بھلا بیٹھا ہے، اپنے دل میں جسے آباد کیا ہے کامل، کتنا کم ظرف ہے مجھ کو ہی بھلا بیٹھا ہے۔ اور آئیے ایک غزل کا اور مطلع سماعت فرمائے۔ مطلع کہا ہے کہ اہل زمیں کی سوئے فلک جب نظر گئی، اہل زمیں کی سوئے فلک جب نظر گئی، ہر بات آسماں کی زمیں پر اتر گئی، اہل زمیں کی سوئے فلک جب نظر گئی، ہر بات آسماں کی زمیں پر اتر گئی، اور یہ شعر بھی مشہور زمانہ ہوا ہے، کئی لوگ مجھ سے خود میرا یہ شعر سناتے ہیں، اکثر ملاقات ہوتی ہے تو کہا ہے کہ سمجھوں گا میرے گھر کے اجالے حلال ہیں، سمجھوں گا میرے گھر کے اجالے حلال ہیں، تھوڑی بھی روشنی جو پڑوسی کے گھر گئی، تھوڑی بھی روشنی جو پڑوسی کے گھر گئی، اور شعر ہے کہ محنت کو میری بھول کے برسوں کے سارے لوگ، محنت کو میری بھول کے برسوں کی سارے لوگ، کہتے ہیں ایک رات میں قسمت سنور گئی، کہتے ہیں ایک رات میں قسمت سنور گئی، اور احباب کے سلوک کے پتھر سے ٹوٹ کر، احباب کے سلوک کے پتھر سے ٹوٹ کر، شیشے کی طرح زندگی میری بکھر گئی، شیشے کی طرح زندگی میری بکھر گئی، اور خواہش تیری بنا کے تجھے نفس کا غلام، خواہش تیری بنا کے تجھے نفس کا غلام، اس کو تباہ کرنے کا سامان کر گئی، خواہش تیری بنا کے تجھے نفس کا غلام، اس کو تباہ کرنے کا سامان کر گئی، اور مقطع کہ ان کا رخ حسین تصور میں آ گیا، ان کا رخ حسین تصور میں آ گیا، کامل گلوں کے رخ پہ جب اپنی نظر گئی، کامل گلوں کے رخ پہ جب اپنی نظر گئی۔ اور آئیے چند غزل آگے کے صفحات سے پیش کرتا ہوں کہ مطلب سماعت فرمائے۔ کہا ہے کہ دریا کی تہ میں ڈال دین اچھائیاں میری، دریا کی تہ میں ڈال دی اچھائیاں میری، لوگوں کو یاد ہیں ابھی نادانیاں میری،
लोगों को याद हैं अभी नादानियां मेरी, और लीजिए हुजूर जायजा अमाल का कभी। लीजिए लीजिए हुजूर जायजा अमाल का कभी। कहती हैं मुझसे रोज ये दुश्वारियां मेरी, कहती हैं मुझसे रोज ये दुश्वारियां मेरी। और शेर है कि लालच, फरेब, झूठ, तअस्सुब, हसद, निफाक। लालच, फरेब, झूठ, तअस्सुब, हसद, निफाक। जम हो गई हयात में बीमारियां मेरी, जम हो गई हयात में बीमारियां मेरी। और उठते ही चंद लोगों की उंगली मेरी तरफ, उठते ही चंद लोगों की उंगली मेरी तरफ, वो भी शुमार करने लगे खामियां मेरी। उठते ही चंद लोगों की उंगली मेरी तरफ, वो भी शुमार करने लगे खामियां मेरी। और अहले चमन भी गैर समझने लगे मुझे, अहले चमन भी गैर समझने लगे मुझे। लिखी हैं बूटे बूटे पे कुर्बानियां मेरी, लिखी हैं बूटे बूटे पे कुर्बानियां मेरी। और जब तक न लूं बगल में तो यूं ही पड़ी रहे, जब तक न लूं बगल में तो यूं ही पड़ी रहे। बेआसरा है दिन मेरे बैसाखियां मेरी, बेआसरा है दिन मेरे बैसाखियां मेरी। जब तक न लूं बगल में तो यूं ही पड़ी रहे, बेआसरा है दिन मेरे बैसाखियां मेरी। मक्का के कामिल मैं उनके कूचे में औछा ही था कि बस, काबिल मैं उनके कूचे में पहुंचा ही था कि बस। जाने कहाँ गई, जाने कहाँ कहाँ गई रुसवाइयाँ मेरी, जाने कहाँ कहाँ गई रुसवाइयाँ मेरी। और एक कलाम, अपना इब्तिदाई कलाम आपके सामने पेश करता हूँ। ये वर्क के सामने खुल गया तो मैं करता हूँ, मैं कोई इंतखाब करके नहीं पेश कर रहा हूँ, जो वर्क के सामने आ रहा हूँ कर रहा हूँ। और ताकि आपको भी पता चले कि मेरे तासुरात, मेरे शेरी जज्बात क्या है। तो मतलब समाज फरमाए कि ज़हनो एहसास पे छाई हुई चादर से निकल। ये मेरी इब्तिदाई शायरी का कलाम है ये। ज़हनो एहसास पे छाई हुई चादर से निकल, उठ बगुले की तरह वादिये बंजर से निकल, उठ बगुले की तरह वादिये बंजर से निकल। और शेर है, मतलब से समाज फरमाए कि ज़हनो एहसास पे छाई हुई चादर से निकल, उठ बगुले की तरह वादिये बंजर से निकल। और बिगड़े हालात को तकदीर का लिखा न समझ, बिगड़े हालात को तकदीर का लिखा न समझ। काम तदबीर से ले वक्त के चक्कर से निकल, काम तदबीर से ले वक्त के चक्कर से निकल। कद्र होती नहीं मोती की सदफ में हरगिज, कद्र होती नहीं मोती की सदफ में हरगिज। सामने दुनिया के आ सीप के अंदर से निकल, सामने दुनिया के आ सीप के अंदर से निकल। और सीने, और शेर है कि आंखों आंखों से मेरे दिल में समाने वाले, आंखों आंखों से मेरे दिल में समाने वाले। अब निगाहें न चुरा खौफ सितमगर से निकल, अब निगाहें न चुरा खौफ सितमगर से निकल। और तालिबे दीद हैं बेचैन निगाहें कब से, तालिबे दीद हैं बेचैन निगाहें कब से। अपने दीवाने को इतना न सता घर से निकल, अपने दीवाने को इतना न सता घर से निकल। और मसला है कि जाल हर सिमत बुराई का बिछा है कामिल, जाल हर सिमत बुराई का बिछा है कामिल। हो सके तुझसे तो इस आलम अख्तर से निकल, हो सके तुझसे तो इस आलम अख्तर से निकल। गजल का मतलब समाज फरमाए कि सहने गुलशन को खुले तर 4 दिन महकाएंगे, सहने गुलशन को खुले तर 4 दिन महकाएंगे। खाक से पैदा हुए हैं खाक में मिल जाएंगे, खाक से पैदा हुए हैं खाक में मिल जाएंगे। और वक्त के हमराह चलना जिनको आता ही नहीं, वक्त के हमराह चलना जिनको आता ही नहीं, वो यकीनन जिंदगी की राह में
پچھتائیں گے، وہ یقیناً زندگی کی راہ میں پچھتائیں گے، اور دس رہی ہوں گی انہیں بھی ہجر کی تنہائیاں، دس رہی ہوگی انہیں بھی ہجر کی تنہائیاں، غم نہ کر اے مضطرب دل لوٹ کر وہ آئیں گے، غم نہ کر اے مضطرب دل لوٹ کر وہ آئیں گے، رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہیں عشق کی بےتابیاں، رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہیں عشق کی بےتابیاں، ہم سرے محفل دیوانے آپ کے کہلائیں گے، ہم سرے محفل دیوانے آپ کے کہلائیں گے۔ تو شعر ہے کہ آج پیدا ہو گئی ہے تلخیاں تو کیا ہوا، آج پیدا ہو گئی ہیں تلخیاں تو کیا ہوا، ایک عرصہ بعد سب شکوے گلے مٹ جائیں گے، ایک عرصہ بعد سب شکوے گلے مٹ جائیں گے۔ اور شعر ہے کہ نیک کردار و عمل کی روشنی پھیلائیں ہم، نیک کردار و عمل کی روشنی پھیلائیں ہم، عالم ہستی کو مثل ماہ و انجم چھائیں گے، عالم ہستی کو ماہ و انجم، عالم ہستی کو مثل ماہ و انجم چھائیں گے۔ اور مقطع ہے کہ کھولتے ہیں پیچ و خم کامل مگر کھلتے نہیں، کہ کھولتے ہیں پیچ و خم کامل مگر کھلتے نہیں، اور کب تک زلف ہم حالات کی سلجھائیں گے، اور کب تک زلف ہم حالات کی سلجھائیں گے۔ آئیے حضرات، آخر میں اسی مجموعے سے ایک نظم میں پیش کرنا چاہوں گا، اور نظم سماعت فرمائے۔ تو کورونا کے دوران میں نے ایک نظم کہی تھی، یہ تو میں نے کئی نظمیں کہی ہیں، کورونا کے دوران ایک نظم کہی، اسے میں پیش کرتا ہوں۔ بالائے ناگہانی کے عنوان سے ایک نظم پیش فرماتا ہوں۔ تو یہ مصیبت زدہ مزدور سن لیجیے، یہ بھی نظم کورونا کے دوران کی ہے، جو مزدوروں کے حالات ہوئے تھے، اس کا عنوان میں نے دیا ہے مصیبت زدہ مزدور۔ اس کا نظم کا مطلب سماعت فرمائے ہے کہ اخلاق کا جنازہ مصیبت کے سر گیا۔ کورونا کے دوران کی نظم ہے کہ اخلاق کا جنازہ مصیبت کے سر گیا، زندہ ہے آدمی مگر انسان مر گیا، اخلاق کا جنازہ مصیبت کے سر گیا، زندہ ہے آدمی مگر انسان مر گیا۔ اور بند سماعت فرمائیں کہ پیروں تلے نہ فرش نہ سر پر تھا سائباں، پیروں تلے نہ فرش نہ سر پر تھا سائباں، چھالوں کی شکل ہاتھ میں غربت کے تھے نشان، چھالوں کی شکل ہاتھ میں غربت کے نشان۔ پر مدت کے بعد میں نے بنایا تھا آشیاں، مدت کے بعد میں نے بنایا تھا آشیاں، شیرازہ زندگانی کا پل میں بکھر گیا، زندہ ہے آدمی مگر انسان مر گیا۔ بند ہے کہ ہر رسم و راہ عشق کا وفا آج توڑ کر، ہر رسم و راہ عشق و وفا آج توڑ کر، ہر رسم و راہ عشق و وفا آج توڑ کر، رونق سے میں تمام تیری منہ کو موڑ کر، ہر رسم و راہ عشق و وفا آج توڑ کر، رونق سے میں تمام تیری منہ کو موڑ کر، مجبور ہو کے شہر ستم تجھ کو چھوڑ کر، غربت کی گٹھری سر پہ اٹھائے اتر گیا، زندہ ہے آدمی مگر انسان مر گیا۔ اور یہ عزم حوصلے یہ رہے پرخطر تو دیکھ، یہ عزم حوصلے یہ رہے پرخطر تو دیکھ، پیدل 1000 میل کا لمبا سفر تو دیکھ، پیدل 1000 میل کا لمبا سفر تو دیکھ، اے فاتح ہمالا ذرا ایک نظر تو دیکھ، اس سے بڑا کمال تو مزدور کر گیا، اس سے بڑا کمال تو مزدور کر گیا، اے فاتح ہمالا ذرا ایک نظر تو دیکھ، اس سے بڑا کمال تو مزدور کر گیا۔ ہر عزم حوصلے یہ رہے پرخطر تو دیکھ، یہ عزم حوصلے یہ رہے پرخطر تو دیکھ، پیدل 1000 میل کا لمبا سفر تو دیکھ،
اے فاتح ہمالیہ ذرا ایک نظر تو دیکھ، اس سے بڑا کمال تو مجبور کر گیا۔ اور بند ہے کہ گاؤں کی سمت لوٹا تھا جینے کے واسطے، گاؤں کی سمت لوٹا تھا جینے کے واسطے، یہ درد ہیں یہ پتھریلے راستے، روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے پاؤں کے آگے، روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے پاؤں کے آگے، دشوار رہ گزر کا مسافر تھا مر گیا، دشوار رہ گزر کا مسافر تھا مر گیا، گاؤں کی سمت لوٹا تھا جینے کے واسطے، بے درد سخت دل ہے یہ پتھریلے راستے، روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے پاؤں کے آگے، دشوار رہ گزر کا مسافر تھا مر گیا۔ اور بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، مرد ہیں، اس قافلے میں چلتے ہوئے چہرے زرد ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، مرد ہیں، اس قافلے میں چلتے ہوئے چہرے درد ہیں، ایوان میں جو لوگ ہیں کتنے بے درد ہیں، ایوان میں جو لوگ ہیں کتنے بے درد ہیں، انسانیت کا دور بھی شاید گزر گیا، انسانیت کا دور بھی شاید گزر گیا، زندہ ہے آدمی مگر انسان مر گیا۔ اب منظر ہے دردناک ہر ایک موڑ ہر قدم، منظر ہے دردناک ہر ایک موڑ ہر قدم، خالی ہوئے سڑک کے کئی ماؤں کے شکم، منظر ہے دردناک ہر ایک موڑ ہر قدم، خالی ہوئے سڑک پہ کئی ماؤں کے شکم، رستے میں بھوک پیاس سے توڑے کئی نے دم، جو بچ گیا وہ زخم جگر لے کے گھر گیا، جو بچ گیا وہ زخم جگر لے کے گھر گیا، منظر ہے دردناک ہر ایک موڑ ہر قدم، خالی ہوئے سڑک پہ کئی ماؤں کے شکم، رستے میں بھوک پیاس سے توڑے کئی نے دم، جو بچ گیا وہ زخم جگر لے کے گھر گیا، اور خود ساختہ بلا کے اثر میں بھی آ گئی، خود ساختہ بلا کے اثر میں بھی آ گئی، طوفان پر اثر کی نظر میں بھی آ گئی، ہچکولے کھاتے کشتی بھور میں بھی آ گئی، اور ملاح کی سمجھ میں تو دریا اتر گیا، ملاح کی سمجھ میں تو دریا اتر گیا، اور مکے کا بند ہے کہ سائے میں تالا بندی کے کنگال ہو گئے، سائے میں تالا بندی کے کنگال ہو گئے، حاکم کی بے ثباتی سے پامال ہو گئے، مزدور ہی نہیں کئی بدحال ہو گئے، کامل وطن سے دورے بہاراں گزر گیا، کامل وطن سے دورے بہاراں گزر گیا، سائے میں تالا بندی کے کنگال ہو گئے، حاکم کی بے ثباتی سے پامال ہو گئے، مزدور ہی نہیں کئی بدحال ہو گئے، کامل وطن سے دورے بہاراں گزر گیا، اخلاق کا جنازہ مصیبت کے سر گیا، زندہ ہے آدمی مگر انسان مر گیا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔